नमस्कार। I will first speak in Hindi and then later on in English. यहाँ पे जुड़े हुए सीएसआर के परिवार के सभी सदस्य को हार्दिक नमस्कार। आपको जैसे पता है कि परसों 26 सितंबर को सीएसआर अपना 80वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस अवसर पर मैं सीएसआर के सभी परिवार सदस्यों को मेरी अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन देता हूं। जैसे कि हमें पता है कि इस स्थापना दिवस पर हम लोगों ने और एक साल गुजारा है और ये साल एक बहुत अच्छी तरीके से गुजारा है। जैसे कि पिछले सालों में होता आया है कि इस साल भी काफ़ी सारी घटनाएँ ऐसी घड़ी और काफ़ी सारी उपलब्धियाँ सीएसआर ने जो पाई है, जिसकी वजह से सीएसआर का नाम और सीएसआर का झंडा और भी ऊँचा फैल रहा है। आज जैसे हम ये स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं परसों दिन, हम सब लोगों को इस घटनाओं पर जहाँ पे सीएसआर ने अपनी-अपनी जो उपलब्धियाँ समाज के सामने में ले आया है, उसके बारे में ज़रूर गर्व करना चाहिए। आपको जैसे पता है कि जैसे गए 1.5 साल में कोविड जैसी एक महामारी, एक बहुत बड़ी समस्या पूरे मानव जात के सामने में खड़ी हो चुकी थी। और पूरी मानव जात विश्व में जहाँ भी हो, वो वैज्ञानिक की ओर देख रहे थे कि किस तरह से वैज्ञानिक इस गंभीर समस्या का हल करते हैं। इस गंभीर समस्या को फेस करके किस तरह के सॉल्यूशंस हमारे सामने में लिए जाते हैं, ताकि इसकी गंभीरता कम से कम हो। ये जानने में खुशी होगी कि इस जंग में कोविड-19 की जंग से खिलाफ सीएसआर की बुनियादी भूमिका एक बहुत अहम भूमिका रही है। आज सिर्फ पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सीएसआर ने जो गत वर्ष में काम किया है, उसकी काफ़ी बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। और इसलिए मैं सभी लोगों का, सभी वैज्ञानिकों का, सभी तकनीकी अधिकारियों का, सभी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रशासन के लोग, हमारे फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लोग, हमारे परचेज़ के लोग, हमारा पूरा सपोर्ट स्टाफ, सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी वैज्ञानिकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बाकी सब विश्व के लोगों के साथ कंधे से कंधा जुड़ाकर इस महामारी का एक सामना किया है। मैं कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको जैसे पता है कि वायरस जब म्यूटेट होती है और हमारे सामने में जैसे नए-नए वेरिएंट उभर कर आते हैं, आपने सुना होगा अखबारों में अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट इत्यादि। ये वेरिएंट किस तरह से उनको नापा जाता है, किस तरह से उनको समझा जाता है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखे जाए, तो इसको सिर्फ एक सीक्वेंसिंग की जो टेक्निक है, इससे ही नापा जा सकता है। और हमारी प्रयोगशालाएँ जो आईजीआईबी दिल्ली में है और सीसीएमबी हैदराबाद में है, इन दोनों प्रयोगशालाओं से महामारी की शुरुआत से ही काफ़ी सारे वायरल स्ट्रेन्स की सीक्वेंसिंग शुरू कर दी थी। बल्कि आज अगर हम भारत में देखें, तो सबसे ज़्यादा सीक्वेंसिंग सिर्फ सीएसआर की प्रयोगशालाओं में ही हुई है और इसको हम लोगों को गर्व होना चाहिए। सीक्वेंसिंग के अलावा इसके पीछे का विज्ञान जो होता है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये म्यूटेशंस क्यों आती है? कुछ म्यूटेशंस ज़्यादा तेज़ी से क्यों फैलती है? कुछ म्यूटेशंस का मानव जात पे क्यों ज़्यादा गंभीर असर होता है? ये जो सवाल है, ये सब वैज्ञानिक सवाल है और इनको सवालों का जवाब ढूँढने के लिए भी हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और आपको पता होगा कि सीएसआर आईजीआईबी ने हाल ही में एक ऐसी बहुत अच्छी पर्ची नेचर नाम के मैगज़ीन में छपवाई है, जिसके लिए हम सब लोगों को बहुत बड़ा अभिमान है। ये बहुत अभिमानास्पद काम आईजीआईबी ने किया है। इसी तरह जब हम लोग टीके ढूँढ रहे थे इस कोविड महामारी के खिलाफ, उस वक़्त टीकों में एक भूमिका एक एडजुवेंट होता है टीके में, उसकी होती है। ये एडजुवेंट जो होता है, ये हमारे शरीर की प्रतिरोधकता थोड़ी बढ़ाता है। जब हम लोग टीका बनाते हैं, जैसे भारत बायोटेक ने टीका बनाया,
जो वायरस को कमजोर बनाकर उस वायरस को हम लोगों ने टीके का उसका इस्तेमाल किया। लेकिन एक कमजोर वायरस के साथ भी एडजुवेंट देने से शरीर की प्रतिरोधकता बढ़ती है। और ये एडजुवेंट तैयार करने में हमारी हैदराबाद में आईआईसीटी जो है, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो उन्होंने एडजुवेंट बना के भारत बायोटेक को दिया। और आज जिन जिन लोगों ने कोवैक्सीन ली है, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने कोवैक्सीन ली है, इसमें आईआईसीटी में बना हुआ एडजुवेंट इस वैक्सीन में डला हुआ है। इसी तरह जब वायरस को खोजने के लिए हम लोग पीसीआर टेक्निक को यूज करना चाहते थे, आरटीपीसीआर जिसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि सीएसआर की एक स्कीम है जिसको हम लोग निमिटली कहते हैं, NMITLI। और निमिटली ने कई वर्ष पहले एक गोवा में स्थित कंपनी है बिगटेक नाम की, उनको सपोर्ट किया था। और जिस तरह हम लोग हमारे देश में पीसीआर मशीन अगर बना पाए, ये ऐसा यंत्र है जो आज तक कभी भारत में बनता नहीं था, लेकिन सीएसआर की सपोर्ट से ये बिगटेक कंपनी ने इस यंत्र को बनाया। और ये यंत्र आज भारत के करीबन 530 जिलों में हजारों अस्पतालों में आज इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके लिए हम सब लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए। कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई थी भारत में, उसके बारे में हम लोग जितना कम कहे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं खुद निजी तरह से ऐसे किसी परिवार को नहीं जानता हूं जिनके परिवार में कोविड-19 ने आकर किसी तरह का हाहाकार नहीं मचाया है। हमारे देश के सभी परिवारों में दूसरी लहर का असर बहुत गंभीर हुआ है। और दूसरी लहर में जब हम इसका सामना कर रहे थे, तो काफी सारी समस्याएं हमारे सामने में उभर कर आई थी। जैसे कि कई जगह ऑक्सीजन की कमी पाई गई अस्पतालों में। और ऑक्सीजन को अगर तैयार करना होगा, तो हवा में से ऑक्सीजन तैयार करना, ये एक बहुत अच्छी भूमिका होती है वैज्ञानिकों की। अगर हवा में से ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके, तो उसको किस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। और हमारी 3 लैब को मैं मुख्यतः उनके नाम लेना चाहूंगा। IIP देहरादून, NCL पुणे और सी मेरी दुर्गापुर। इन्होंने अपने अपने अलग तरीके से हवा में से ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। हवा में से ऑक्सीजन बनाने का हमारे के यंत्र तैयार किए। और आज के दिन 100 से ज्यादा ऐसे यंत्र जो है, जो IIP देहरादून ने बनाए हैं, और इसको PM केयर्स के थ्रू, उसके PM केयर्स के मार्फत DRDO ने इसको कई जगह इसको इम्प्लीमेंट किया है। आज हम लोगों को गर्व है कि भारत में कई अस्पताल ऐसे हैं जिसमें ये ऑक्सीजन बनाने के यंत्र, जो सी मेरी दुर्गापुर, NCL पुणे और IIP देहरादून ने बनाए हुए हैं। इसी तरह नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स जो थे, ये दूसरी लहर के सामने में इनकी भी बहुत ज्यादा स्तर पर जरूरत पड़ी थी। और हमारी बंगलोर की लैब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL, इन लोगों ने कई सारे ऐसे यंत्र बनाए और ये 1000 से भी ज्यादा आज भारतवर्ष में बिक चुके हैं। कुछ महीनों पहले ये पता चल गया था वैज्ञानिकों को कि वायरस जो फैलती है, ये हवा के मार्फत फैलती है, जिसको हम लोग एयरबॉर्न कहते हैं। हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, वो वायरस को अपने आप को लेकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकते हैं। और इस वायरस की अगर गंभीरता कम करनी हो, इसको हवा में से अगर कम फैलाना हो, तो वायरस को उसी हवा में जो पार्टिकल्स है उसमें मार देना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमारी 3 लैब एक साथ जुड़कर CBRI रुड़की, इमटेक चंडीगढ़ और CSIO चंडीगढ़, इन्होंने जुड़कर ये दिखाया कि बंद कमरों में, बंद हॉलों में, बंद बसेसों में, बंद रेलवे कोचेस में जो हवा अंदर के अंदर रहती है, उसको किस तरह हम लोग ट्रीट कर पाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ताकि हवा में जो कुछ वायरस हो उसको हम मार पाए, और जो हवा में से वायरस फैलने की संभावना होती है उसको हम किस तरह कम कर पाए। ये बहुत ही एक अहम ऐसा डिवाइस है जिसको इन तीनों ने मिलकर बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि ये यंत्र CSR को लगाने के लिए भारत की पार्लियामेंट का आह्वान आया था। तो आज के दिन हमारी लोकसभा में, और जो एक सेंट्रल हॉल कहते हैं लोकसभा में, वहां पर ये यंत्र हम लोगों ने लगाए हैं। तो आप हम समझ सकते हैं कि भारत की लोकशाही के लिए इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और क्या हो सकता है। और वो आज CSR ने कर दिखाया है समाज के सामने में।
कि किस तरह हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको कोविड लगने की संभावना किस तरह हम लोग कम से कम कर पाए, एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। और हम समझते हैं आने वाले कुछ दिनों में भारत की सभी एयर कंडीशन बसेस और सभी एयर कंडीशन रेलवे कोचेस में भी इसको लगाया जाएगा। जहां तक दवाइयों का सवाल होता है, जहां तक हम लोग दवाइयों के बारे में सोचते हैं, तो वहां पे भी सीएसआर ने कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे किए, जिस तरह से हम लोगों ने दिखाया कुछ कुछ दवाइयां ऐसी है जिससे कि हम लोग कोविड पे मात कर सकते हैं। आज के दिन हम लोग ये कह सकते हैं कि कोविड की गंभीरता थोड़ी कम होते जा रही है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि ये डिसीज, ये जो बीमारी है, ये अब एंडेमिक होगी। एंडेमिक का मतलब होता है कि हर साल आते रहेगी, लेकिन जिन जिन लोगों को कोविड होगा और जिन्होंने पहले ही टीका ले चुके हैं, उन लोगों को सिर्फ सर्दी और जुकाम होगा और उसकी गंभीरता इतनी ज्यादा नहीं होगी, ऐसे माना जाता है। और ऐसे वक्त ये दवाइयों की जरूरी बहुत अच्छी रहेगी। और हम लोगों ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कुछ ट्रायल तो ऐसे किए हैं जो हम लोगों ने दिखाया है कि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है उसको भी हम इस्तेमाल करके किस तरह हम लोग कोविड पे मात कर सके। ये सब कोविड की बातें रही। गए 1.5 साल में हमने कोविड पे जो जो काम किया, सभी लोगों को, सभी वैज्ञानिकों को, सभी सीएसआर के परिवार लोगों को, सदस्यों को इसके ऊपर बहुत गर्व है। बल्कि मैं कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष को ही पूरा गर्व है कि सीएसआर ने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि महामारी में लोगों को कोविड की गंभीरता कम कर कर उसको किस तरह हम लोग इसके ऊपर मात कर सके, एक नया रास्ता सीएसआर ने लोगों को दिखाया। अब चलो कोविड से हटकर कुछ और बातें करते हैं। गए साल में सिर्फ कोविड ही नहीं हुआ है विज्ञान जगत में। सीएसआर के वैज्ञानिकों ने कई सारे ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की है गए 1 वर्ष में, जिसका मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि एरोस्पेस सेक्टर जो है हमारा, सिविलियन एरोस्पेस सेक्टर, इसमें काफी बढ़ोतरी आने वाली है ऐसा माना जाता है। बल्कि आज ये माना जाता है कि हमारे देश में जो पायलट्स होते हैं उनकी काफी कमियां हैं, और नए पायलट्स को हम लोग अगर ट्रेन करना चाहे तो उस तरीके के विमान हमारे देश में आज नहीं बनते। ये सब विमान हम लोग आज के दिन आयात करते हैं। और अगर हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो है, जिसे हम लोग आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, इसको आगे हम सपने को पूरा करना हो तो हमें दिखाना होगा कि हम हमारे देश में अपनी चीजें अपने आप कर सकते हैं। और एनएएल ने ये कर दिखाया है कि किस तरह ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है हमारे देश में बनाया जा सकता है। आपको पता होगा ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की कुछ टेस्ट फ्लाइट्स आजकल चल रही है, बंगलोर में उड़ रही है, और हम समझते हैं कि आने वाले 1-2 महीनों में इसको जब मान्यता प्राप्त हो जाएगी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ, तो ये अब मार्केट में उपलब्ध होगा, ताकि हमें इसके बाद इन विमानों को आयात करने की जरूरत ना पड़े। मैं मुख्यतः उल्लेख करना चाहूंगा कैप्टन अमित दहिया का, जिन्होंने बहुत धैर्य दिखाकर ये मेडन फ्लाइट्स जो है, जो रोटैक्स इंजन 912 पर इंटीग्रेटेड है, और ये पहली बार उन्होंने हिंदुस्तान में इनको उड़ा के दिखाया है। तो एक बहुत विशेष उल्लेख कर रहा हूं कैप्टन अमित दहिया जी का, उनका हार्दिक अभिनंदन है। इसी तरह और कई सारी समस्या हमारे देश के सामने में है। आपको पता है कि पीने की पानी की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है, और ये समस्या ऐसे इलाकों में और भी गंभीर हो जाती है जैसे कि रेगिस्तानों में। हमारे देश में ऐसा रेगिस्तान है जो राजस्थान में है, और उसकी परछाई गुजरात और हरियाणा और पंजाब में भी पाई जाती है। यहाँ पे पानी किस तरह से लोगों को उपलब्ध किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और ये पानी भूतल के नीचे होता है, तो जमीन के नीचे हुआ पानी हम उसका किस तरह उसकी खोज करें और किस तरह ये पानी हम लोग आम जनता के लिए उपलब्ध कराएं, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे देश की जनता को और हमारे देश के सभी मंत्रालयों को और हमारे देश के सभी पॉलिसी मेकर्स को सीएसआर पे भरोसा है, और इस वजह से एक हम लोगों को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो सीएसआर की एनजीआरआई हैदराबाद में जो लैब है उनको मिला है, कि वो भूतल के नीचे में जो कुछ पानी है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में, उसको वो नापेंगे।
और ये पानी नाप कर वो दिखाएंगे कि कहाँ-कहाँ पानी उपलब्ध है और इस पानी को हम लोग किस तरह इसका इस्तेमाल आने वाले अनेक समय तक कर पाएंगे। आत्मनिर्भर का एक कंसेप्ट ये भी है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, जो स्टैंडर्ड्स है उनके अलग-अलग। ऐसा एक स्टैंडर्ड है, जैसे कि हम सभी लोग हमारे पैरों के लिए जब जूते या चप्पल खरीदने जाते हैं, वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि हम लोग किसी नंबर का जूता और किसी नंबर की चप्पल वहाँ पे हम चाहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 7 नंबर का जूता चाहिए, 8 नंबर का जूता चाहिए, 9 नंबर का जूता चाहिए वगैरह। लेकिन ये सब स्टैंडर्ड्स हम परदेश के जो स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि यूरोप और यूएस के ये करते आए हैं। और हम लोगों को पता है कि भारतीय लोगों का पैर जो है, इतर लोगों के पैरों से थोड़ा अलग है और इसलिए ये स्टैंडर्ड्स को हमारे देश में तैयार करना एक बहुत ज़रूरी काम है। और ये काम हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के भीतर डिपार्टमेंट है, डीपीआईआईटी, इन्होंने हमारी चेन्नई में स्थित सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएलआरआई उनको दिया हुआ है। और हम समझते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में एक स्टैंडर्ड भारत का भी अपने विश्व में अपने हाथ होकर उभर कर आएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि भारत सरकार की इच्छा ये है कि भारत सरकार के सभी कार्यालय जो है, ये सेंट्रल विस्टा में स्थित हो और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर काम शुरू किया है, जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट से होकर यमुना तक जाता है। लेकिन जैसे यमुना के पास आते हैं, वैसे पर्यावरण की दृष्टि से वहां पर कुछ कंस्ट्रक्ट करना या तैयार करना वैसे अच्छा नहीं समझा जाता। तो वहां पर ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार ने रखा था कि वहां पर एक बहुत बड़े स्तर पर एक अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाए। एक करीबन 300 एकड़ की जगह है, जहां पर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। और मुझे आप सब लोगों को बताने में ये खुशी हो रही है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट भी सीएसआईआर की एनबीआरआई लखनऊ को मिला है। आप जो जानते ही हो, जो लखनऊ से है या जो लखनऊ कभी हो आए हो, कि लखनऊ का बॉटनिकल गार्डन जो है, वो एनबीआरआई ने मेंटेन किया हुआ है और कितना अच्छा गार्डन है। ये बहुत पुराना गार्डन है लखनऊ का और आज उसका पूरा कार्यभार एनबीआरआई लखनऊ संभाल रही है। और इसी वजह से भारत सरकार ने ये उचित समझा कि एनबीआरआई को ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का कार्यबल दिया जाए, ताकि ये एक अच्छा से अच्छा पार्क लोगों के सामने में बने। ये पार्क के भीतर एक टेकडोम भी बनेगा, जो सीबीआई रुड़की के लोग बनाएंगे। और ये पार्क के भीतर एक नाला जाता है जो यमुना से जाके मिलता है, उसकी भी सफाई करनी है। और उसकी सफाई करने की भी तकनीक जो है, हमारे नीरी नागपुर में है। वो नीरी नागपुर भी इस नले को साफ करके साफ सुथरा पानी ही यमुना में जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है कि एक सबसे अच्छा जो शोकेस प्रोग्राम है भारत सरकार का, जिसको हम लोग सेंट्रल विस्टा कहते हैं, इसी का एक हिस्सा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वो करने का कार्यभार आज सीएसआईआर को मिला है। और ये बहुत गर्व है हम सब लोगों को इस बात का। आप लोगों ने सुना होगा कि देश के सामने में एक क्रांति उभर कर आई है गए कुछ सालों में। इसको विदेश की मीडिया में ज्यादातर पर्पल रिवॉल्यूशन करके माना गया है। पर्पल रिवॉल्यूशन इस बात का है कि जहां जिस जमीन पर बहुत ज्यादा कुछ उगता नहीं था, या जिस जमीन पर ऐसी कुछ चीजें उगती थी जहां पे किसानों को ज्यादा उसका मुनाफा नहीं मिलता था, उस जगह पर सीएसआर के वैज्ञानिकों ने जाके ने दिखाया है कि लैवेंडर की खेती करने से किसानों की आय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, 5 से 10 गुना। और जम्मू एंड कश्मीर में एक पर्पल रिवॉल्यूशन आज हम लोग देख रहे हैं, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि किस तरह सीएसआर ने जाके वहां पर लेवेंडर की पैदाइश शुरू की, लेवेंडर की खेती शुरू की, वहां जाकर डिस्टिलेशन यूनिट्स लगाए और किस तरह वहां के किसानों को इतना बड़ा फायदा हुआ कि उनकी आय में करीबन 5-10 गुना मुनाफा उनका इस वजह से बढ़ा हुआ है। और काफी हम लोगों को गर्व है, हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं, जो हमारे एरोमा मिशन में इसका हिस्सा ले रही है, जिसमें ट्रिपल आईएम जम्मू है, आईएचबीटी पालमपुर है, सीमैप लखनऊ है, एनबीआरआई लखनऊ है और निस्ट जोरहाट है। इन लोगों ने इसमें भाग लेकर बहुत बड़ा काम किया है
जिस वजह से आज हम लोगों के सामने में एक नई क्रांति जैसी उभर कर आई, जिसे हम लोग आज पर्पल रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह आम जनता को हमारे अनुसंधान से ज़्यादा कहाँ फ़ायदा हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत सरकार ने इस वजह से एक परिकल्पना हम लोगों के सामने में रखी थी, जिसको हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। ऐसे जिले जहाँ पे लोगों की आकांक्षाएँ हैं कि सरकार और विज्ञान जाकर लोगों को उनके आयु के उनके दिन प्रतिदिन कुछ उनकी समस्या का हल कर पाए। और आप लोगों ने देखा होगा कि ओडिशा में नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उसकी काफ़ी चर्चाएँ हो रही है आजकल अखबारों में कि वहाँ पे हमारी 5 प्रयोगशालाएँ जो हैं, सीमैप लखनऊ, सीएफटीआरआई मैसूर, एनबीआरआई लखनऊ, आईआईपी देहरादून और आईआईएमटी भुवनेश्वर, इन पाँचों ने एक साथ होकर आईसीएआर और डीबीटी की संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा लगाकर वहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस ले आए हैं ताकि वहाँ की आम जनता को इन चीज़ों का फ़ायदा हो। और ये बहुत अच्छी बात वहाँ पे हुई है। पूरे नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में आज लोगों को बहुत बड़े स्तर पे इसका फ़ायदा हो रहा है और हम समझते हैं कि ये सीएसआर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए सीएसआर ने एक प्रस्ताव रखा था कि जिसके माध्यम से हम लोग फूलों की खेती को बढ़ावा दें। फूल और मधु, हनी, इन लोगों को किस तरह हम लोग बढ़ावा दे पाए, इसको हम लोग काफ़ी दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही थी। और इसके लिए हम लोगों ने एक फ्लोरिकल्चर और हनी मिशन जो हम लोगों के सामने में रखा हुआ है। जो शहद एक तरीके के फूल से निकलता है, उसको हम लोग किसानों को किस तरह सिखा सके कि किसान एक तरीके का शहद अपने आप पाए और वो उसको बाजार में जाकर बेच पाए ताकि किसानों को उसका फायदा हो। और एक बहुत बड़े स्तर पर एक कोलैबोरेशन होकर इसमें आईसीएआर, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, अपीडा, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ट्राइफेड, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमएसएमई और कई सारे विश्वविद्यालय भारत के उन सीएसआर के साथ जुटकर हम लोगों ने ये काम बहुत बड़े स्तर पर अब शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इसका फल हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। गए 1 वर्ष में आप लोगों ने काफ़ी चर्चा सुनी होगी, बल्कि आप लोगों में से जो लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक सवाल अमिताभ बच्चन जी ने किसी को पूछा था कि भारत में हींग की फसल किसने और कहाँ शुरू की? और ये फसल के बारे में, हींग की फसल के बारे में, जो आज तक हींग की फसल कहीं हुआ नहीं करती थी, उसके बारे में जितनी बात हम लोग करें उतना कम है। जैसे कि आपको पता है, हम लोग हमारे रोज के दिन में हींग का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। हर चीज में हम लोग हींग डालते हैं, लेकिन हमारे देश में हींग का उत्पादन एकदम नहीं होता है। उसको हम आयात करते हैं और आईआईएसबीटी पालमपुर ने दिखाया है कि अब आगे में हम लोग को इसको आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश का हींग हम अपने आप बना पाएंगे और ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा जो ऐसा एग्जाम्पल है, मैं अपने सामने में रखना चाहता हूँ कि हींग की फसल अब भारत में होना शुरू होगा। आपको शायद याद होगा कि 1990 के शतक में, 1990 के दशक में एक हल्दी पर किसी अमेरिका के विद्यालय ने पेटेंट लिया था और जो सीएसआर ने वहां जाकर वो हल्दी के पेटेंट को रिवोक करने में बहुत बड़ी तरह पर एक बहुत बड़ा काम किया था। और वहां से निकला था हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट। और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में आज के दिन 4 लाख से भी अधिक एंट्रीज इस लाइब्रेरी में हो चुकी है। तो हमारे समाज में जो ट्रेडिशनल लोग यूज करते हैं हर जगह, उसकी 4 लाख एंट्रीज हमारे साथ है। और हम लोगों ने ये अब इसका इंश्योर किया है कि इसके सामने में भारत का जो पारंपरिक ज्ञान है, इसको और कोई देश आकर इसको अपना नहीं कह पाएगा। ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है और ये पारंपरिक ज्ञान पूरे दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकता है, हमारे देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है।
मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अनुसंधान करते हैं सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में, उसको समाज तक ले जाने में इंडस्ट्रीज़ की एक बहुत अहम भूमिका होती है। और गए 1 वर्ष में कई सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो हमारे साथ हमारे अनुसंधान को उसको आगे लेकर समाज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 उदाहरण आपके सामने मैं रखूँगा। एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नाम का एक बहुत बड़ी संस्था है। उन्होंने सीएसआर के साथ हमारे देश में हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अनुसंधान होता है, उसके लिए एक एमओयू साइन किया हुआ है। और इसी तरह एक बहुत जानी-मानी कंपनी है जिसे हम एएमडी कहते हैं। इन्होंने एक हम लोगों को 12 करोड़ की ग्रांट दी है, जिसमें से उन्होंने एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हमारे लैब में बंगलोर में 4 पीआई में उसको स्थित किया। इसी तरह सीएसआर काफ़ी सारे भारतीय जो कई देशों में बस चुके हैं, उनके साथ भी काम करना चाहती है और उनके लिए सीएसआर ने एक प्रभास नाम का पोर्टल तैयार किया है, जो भारत के बाहर है, उनसे जुड़ सके। और आज के दिन प्रभास में 6000 से भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं, इसमें जो 600 से ज़्यादा लोग एक्सपर्ट्स हैं और ये लगातार आके हमारे यहाँ व्याख्यान देते हैं, हमारे यहाँ लेक्चर्स देते हैं और हमको बताते हैं कि किस तरह हम लोग आधुनिक विज्ञान जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह समाज में जो समस्याएं होती है और आम आदमी को जब समस्याओं का हल विज्ञान की दृष्टि से चाहिए होता है, तो इसका भी एक पोर्टल हम लोगों ने हाल ही में बनाया है, तो सोसाइटल पोर्टल हम लोग कहते हैं। कोई भी आदमी हमारे देश का वहाँ पे जाके अपनी समस्याओं को लिख पाए और उसका हल अगर विज्ञान की दृष्टि से हम लोग उसको हल को दूर कर पाएँ, तो वो समस्या है हमारे विज्ञान के सामने में आ सकती है, इस पोर्टल के मार्फत। सीएसआईआर का छात्रों के साथ एक काफ़ी अच्छा घनिष्ठ संबंध रहा है, हमारा जिज्ञासा नाम का जो प्रोग्राम है, उसके मार्फत। और आज के दिन 1 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़ चुके हैं। गए 1 वर्ष में 200 से ज़्यादा वेबिनार्स हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने विद्यार्थियों को अलग-अलग उपलब्धियों के बारे में बताया, विद्यार्थियों को विज्ञान के बारे में अपनी-अपनी अलग-अलग पहलू जो है उसके बारे में बताया और जो स्कूल में जाने वाले छात्र होते हैं, कॉलेज के छात्र होते हैं, इनको हमने बताया कि विज्ञान में उनको किस तरह से रुचि आए और आने वाले समय में ये सभी किस तरह से बढ़िया उसमें से वैज्ञानिक उभर कर आए, जो हमारे देश के लिए और हमारे मानव जात के लिए उनका कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में अच्छा हो। इसके लिए जिज्ञासा के मार्फत एक वर्चुअल लैबोरेटरी बनाने का भी कांसेप्ट है, जो हम लोग आईआईटी मुंबई के साथ बना रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का एक अपना मिशन है, उसके मार्फत सीएसआईआर ने 295 अलग-अलग टिंकरिंग लैब्स के साथ जुड़कर कुछ विद्यार्थियों में और छात्रों में इंटरेस्ट को ले आने के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं। आपको पता होगा कि हमारी 2 बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं थी दिल्ली में, एक निस्केयर और एक निस्टैट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंटल स्टडीज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये दोनों संस्थाएं थी। उन लोगों को एक साथ जोड़कर हम लोगों ने निस्पर बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इससे फायदा ये होगा कि निस्पर अब निस्टैट्स और निस्केयर जो कर रही थी वो तो कर ही पाएंगे, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़कर और भी ज़्यादा काम ऐसे कर दिखाएगी, जिससे हमारे देश को काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूट का मर्जर इसलिए किया गया है कि दोनों में अपने आप में जो खूबियाँ थी, उनको एक साथ हम लोग जुड़कर किस तरह सिनर्जेटिक तरीके से हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे और बढ़ावा दें। एक चीज़ मैं आपके सामने में बहुत गर्व से रखना चाहता हूँ कि सीएसआईआर की सोसाइटी है। हम एक स्वायत्त संस्थान है भारत सरकार का और स्वायत्त संस्थान होने के नाते हमारी सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीएसआर के मामले में बहुत रुचि लेकर लगातार सीएसआर में क्या हो रहा है उसकी आजकल वो जांच करते हैं और ऐसी ही सोसाइटी की मीटिंग 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई थी और उन्होंने पूरे सीएसआर में जो होता है उसका सब लोगों से उसके बारे में पूछा और काफी सारा उनका जो भाषण जो रहा बहुत सकारात्मक भाषण रहा सीएसआर के लिए। आप लोगों में से अगर किसी ने इसको देखने का मौका ना मिला हो
मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पे जाके माननीय प्रधानमंत्री जी का सीएसआर सोसाइटी के समक्ष जो 4 जून को एक भाषण हुआ था, इसको आप जरूर जाके देख लें। उन्होंने बहुत सराहना की थी सीएसआर के बारे में। सीएसआर के बारे में बहुत अच्छी भूमिका निभाने की भी उन्होंने काफी बड़ी सराहना की। हमें ये भी कहने में गर्व है कि हमारी जो उपलब्धियां हैं विज्ञान जगत में, इसके साथ साथ हम लोग प्रशासन में और हमारे इतर इलाकों में भी हम लोग बढ़ावा लेना चाहते हैं। और इसमें का एक भूमिका ये है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे समाज में किस तरह हम लोग जेंडर बैलेंस को एक साथ ले आए। और हमें बहुत गर्व है कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने और एक सवाल पूछा था सीएसआर के बारे में। वो कौन सी महिला वैज्ञानिक है जिसने खनन इंजीनियरिंग में भारत में सबसे पहले पदवी प्राप्त की थी। और हमें बताने में बहुत खुशी है कि सिम्फर धनबाद की डॉक्टर चंद्रानी प्रसाद वर्मा जो है भारत की सर्वप्रथम महिला जो है जो खनन अभियांत्रिकी में पदवी प्राप्त होकर वो आज सिम्फर में वैज्ञानिक के रूप में काम करती। तो इस तरह हम समझते हैं कि आने वाले समय में किस तरह हम लोग जेंडर बैलेंस तैयार करने में एक अपनी भूमिका कर पाए। पिछले वर्ष हमारी रैप ने करीबन 300 वैज्ञानिकों को लिया हुआ है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो नए-नए वैज्ञानिक आएंगे सीएसआर में, वो सीएसआर में एक नई ऊर्जा लेकर आएंगे और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में और मदद करेंगे। हम लोगों को हमारे युवा वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत भरोसा है कि आने वाले वर्ष में सिर्फ भारत का नहीं पूरे मानव जात का झंडा ये फहराते रहेंगे ताकि सीएसआर का नाम हमेशा अमर रहे। अगले वर्ष में रैब ने भी काफी सारा काम करके काफी सारे लोगों के प्रमोशन जो रुके हुए थे 4-5 साल से, उसका भी उन लोगों ने काम किया हुआ है और आज तक मेरे ख्याल से अब कोई बैकलॉग नहीं रह चुका है। रैब की भी मैं इसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, गौर से सुने। मुझे अनाउंस करने में बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर आलोक धवन की अध्यक्षता में तकनीकी अधिकारों में जो कुछ समस्याएं आ रही थी ये 20-30 वर्षों से, इसमें काफी असंतुष्टता थी तकनीकी कैडर के लोगों को। और मुझे बताने में खुशी होती है कि डॉक्टर आलोक धवन ने इसकी रिपोर्ट कल ही मेरे हाथ थमाई है। इसके पश्चात सीएसआर में एक ही तकनीकी कैडर होगा और तकनीकी कैडर में सिर्फ 3 लेवल के अलग-अलग रिक्रूटमेंट्स होंगे, 1 लेवल पे, 6 लेवल पे और 10 लेवल पे। और यूनिफॉर्म रेसिडेंसी पीरियड इन लोगों का रिकमेंडेशन जो है वो 5 साल का होगा। करियर प्रोग्रेशन में, प्रमोशन पाने में इसकी काफी सारी सुविधाएं होंगी। और जिस तरह अलग-अलग संस्थाएं जैसे डीआरडीओ हो, जहां पे उन लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त है, वैसे भी सीएसआर के तकनीक कैडर में प्राप्त हो, यह हमारी इच्छा है। लेकिन इसमें कंपल्सरी ट्रेनिंग की भी एक भूमिका रहेगी कि तकनीकी अधिकारियों को कुछ वर्ष बाद अलग-अलग अपने स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो आप सब लोगों के सामने में समक्ष मुझे अनाउंस करने में बहुत खुशी होती है कि रिफॉर्म अब जल्द ही ज़्यादा दूर नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रशासन अधिकारियों को काफी वर्षों से कैडर रिव्यू नहीं हुआ था। 20, 25, 30 सालों से कैडर रिव्यू नहीं हुआ था। और ये जो काम कैडर रिव्यू का जो हम लोगों ने शुरू किया था, करीबन 5 या 6 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन प्रशंसा करनी होगी हमारे प्रशासन की कि जिन्होंने कुछ महीनों के भीतर ही पूरा कैडर रिव्यू का काम खत्म कर दिया। और इसमें से 252 कॉमन कैडर ऑफिसर्स को, जिसमें से 92 जो है जो ग्रुप ए में है और 60 जो है ग्रुप बी में है, उनका प्रमोशन हो चुका है। और इन लोगों को और भी सुविधाएं प्राप्त हो इसलिए इनकी ट्रांसफर्स भी हो चुकी है और 277 लोगों की ट्रांसफर्स हाल ही में हुई है। बजट की साइड से सीएसआर अब ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, जिसे हम लोग टीएसए करते हैं, इसका इस्तेमाल करना हम लोगों ने शुरू किया है। और जो कि हम लोगों ने टीएसए का इस्तेमाल बहुत कम वक्त में किया है,
इसलिए हम लोगों को प्रशंसा भी मिली है सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। और मैं प्रशंसा करना चाहूंगा हमारे वित्तीय विभाग का, जिन्होंने बहुत कम वक्त में इसको इम्प्लीमेंट किया है CSIR में। इसी तरह पिछले साल हम लोगों को गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिली थी, हम लोगों ने पूरी की पूरी उसको इस्तेमाल की थी। और हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि इस वर्ष भी हमें CSIR को गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिली है उसका हम लोग पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करें। CSIR की सोसाइटी में 2 वर्षों के, बल्कि 5 वर्षों के कंसोलिडेटेड एनुअल अकाउंट्स भी हम लोगों ने पार्लियामेंट के सामने में रखे थे। एनुअल रिपोर्ट्स और एनुअल अकाउंट्स ये काफी वर्षों के बाद, काफी वर्ष के गैप के बाद रखे गए थे, क्योंकि CSIR की सोसाइटी की मीटिंग काफी वर्ष तक नहीं हो पाई थी। पेंशन के साइड में हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU तैयार किया है, जिससे सभी प्रयोगशालाओं में CSIR की एक यूनिफॉर्म जैसी प्रक्रिया जो हो वो लागू हो। और इसे हम समझते हैं कि इसमें काफी सारी सेविंग्स भी होगी हमारी और लोगों को सुविधाएं भी होगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है PFRDA, उन्होंने CSIR को एक बहुत बड़ा कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया है और इसके लिए भी हम लोगों को बहुत खुशी है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं सतर्कता विभाग से आपके सामने में रखना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे सामने में प्रति वर्ष करीबन 100-150 सतर्कता के कंप्लेंट्स आते हैं और हमारा सतर्कता विभाग जो है हेडक्वार्टर में, वो कई बहुत महत्वपूर्ण काम करता है और बहुत मेहनत के बाद वो इन सभी समस्याओं को हल करने में कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये जो हमारे सामने में सतर्कता की केसेस आती है, इसको आगे हम लैब स्तर पर ही अगर देखें, ताकि लैब स्तर पर ही अगर इसको कुछ सामने में ना आए और उसका अगर हल वहीं पे हो जाए, तो हमारे सतर्कता विभाग को भी थोड़ी आसानी होगी इन लोगों को इसको सॉल्व करने में। इसलिए मैं आप सबको मैं आवेदन करना चाहता हूं कि आप सब सतर्क रहे और आप सब देखते रहे कि ऐसी घटनाएं CSR में ना हो, जिसे हम लोगों ने नहीं करना चाहिए, और ऐसी घटनाएं ना हो जिससे हमारे सतर्कता विभाग का प्रेशर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उसका और ज्यादा हम ना करें। इसी तरह हमारा लीगल डिवीजन जो है, उन्होंने भी 80% से ज्यादा जजमेंट पिछले वर्ष CSR के फेवर में लिए है और इसके लिए मैं उनकी भी बहुत बड़ी स्तर पर सराहना करना चाहूंगा। CSR के भविष्य में आने वाले बहुत बड़े अनुसंधान के करने की आवश्यकता है। विज्ञान और तांत्रिक अनुसंधान जो है वो कहीं रुका हुआ नहीं है। पूरे विश्व में ये हर कदम बढ़ते जा रहा है और हम लोगों को देखना चाहिए कि आने वाले समय में हमको अगर आत्मनिर्भर रहना हो तो किस तरह का हम लोग अलग अलग तरीके के काम करें। और मैं सिर्फ 3 रिसोर्स का उल्लेख करूंगा। एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो है CSIR NL कर रही है, एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो CSIR NCL कर रही है, एक कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज जो CSIR नीरी कर रही है, और इसके अलावा CRRI दिल्ली जो है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमारे रास्तों पे जो जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम करने का जो प्रयास किया है वो बहुत प्रशंसनीय प्रयास है। और इन्होंने इंटेल इंडिया और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के साथ जुड़कर CRR ने एक प्रयास किया है जिससे हम लोग रास्तों पे एक्सीडेंट की समस्याएं कम कर पाए। इसी तरह सिम्फर में कोल टू सिनगैस टू मिथेनॉल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। CSR की फेलोशिप जो है वो भी काफी स्तर पर हम लोगों को दे पा रहा है। इसमें समस्याएं जरूर आ रही है, इस फेलोशिप टाइम पे नहीं जा रही है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से इसमें जुड़े हुए हैं कि विद्यार्थियों को कम से कम इसमें इसका असर पड़े। और हम लोग देखना चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हम लोग किस तरह इस समस्या का भी हल कर पाए। CSR का 80वां वर्ष हम लोगों के लिए एक बहुत अहम वर्ष है। 2021 में जिसे हम लोग हमारे 80वें वर्ष में प्रदान कर रहे हैं, इस वर्ष भारतवर्ष भी अपने 75 वर्ष में प्रदान कर रहा है। और पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बड़े उत्सवता की तरफ से मनाया जा रहा है। और हम सब लोगों को यह आवश्यक है कि हम हमारी उपलब्धियां जो है CSIR प्रयोगशाला में है, किस तरह हम लोग सामान्य व्यक्ति के सामने मिले आए और CSIR का झंडा और भी ऊपर फैलाएं।
मैं आप सबों को आवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अगर पॉपुलर राइटिंग करना चाहे ताकि आम व्यक्ति जान पाए कि CSR की क्या उपलब्धियां हैं, तो इससे भी लोगों को एक अच्छी स्फूर्ति मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने सब लोगों को ये भी कहा है कि डिजिटल मिशन जो है भारत का, उसको भी हम लोग किस तरह अमल कर पाए। CSR ये रहा है कि पूरे CSR का हम लोग किस तरह डिजिटाइज कर पाए। हम सब अगर एक साथ काम करें, जिस तरह हम लोगों ने कोविड-19 में किया है, सभी वैज्ञानिक, सभी छात्र, सभी तांत्रिक अधिकारी, सभी प्रशासनीय अधिकारी, सभी अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लोग, सभी स्टोर्स एंड परचेज के लोग एक साथ हम अगर काम कर पाए, तो जिस तरह हम लोगों ने कोविड-19 पीरियड में दिखाया है पूरी दुनिया को कि हम लोग भारत का नाम और CSR का नाम बहुत ऊंचा कर सकते हैं, इसको और भी तेजी से करना, इसलिए बहुत दृढ़ निश्चय से हम लोग को ये करना होगा आने वाले वक्त में। और जिस तरह हम लोग 80वें वर्ष में अब कदम रखने जा रहे हैं, मैं सबको आवेदन करता हूं कि इसमें और भी तेजी से जुड़कर जहां तक हम लोग कर पाए उतना हम लोग CSR का नाम ऊपर करने की कोशिश में जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का 80वें स्थापना दिवस पर मैं हार्दिक दोबारा अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। In 2 minutes, we'll start in English. Just in a couple of minutes, we'll start in English. Start. Dear all members of CSR family, Namaskar. On the occasion of 80th Foundation Day of CSR, which we are going to celebrate in 2 days from now, I extend my hearty greetings and felicitations to all the CSR family members. As we celebrate the 80th Foundation Day of CSIR, I cannot but recall that a splendid year has passed by. We have achieved many different things, and we should be proud of our achievements. In the last 1.5 years, COVID-19 has exposed the vulnerability of mankind like never before. However, just like anywhere in the world, all the people were looking forward to scientists and technologists to help them mitigate the situation. CSI scientists and technicians and students and all in CSI have performed marvelously during the COVID-19 period. I cannot help but be proud of all the CSR members for what we have done during the COVID period. As many of you are aware, one aspect of COVID mitigation is the ability to sequence genomes of viruses. And we know that IGIB and CCMB have done a marvelous work on genome sequencing. This has not only helped us identify new mutations like alpha, gamma, or delta, but has also allowed us to understand the effect of these mutations on the spread of the virus and on the biology of the virus on human body. And in fact, I would like to congratulate the IGIP team for having published a very important paper in this regard in the prestigious journal Nature. Similarly,
when COVID vaccines were being developed in the country, one important aspect of COVID vaccines is what we call as the adjuvant. Adjuvant is a small chemical that enhances immunity of the body and thereby allows the vaccine to be more effective. This adjuvant was made in IICT Hyderabad for Bharat Biotech. So those of you who have taken Covaxin as a shot have actually taken the adjuvant of Bharat Biotech, and we are very proud of it. Similarly, as far as the diagnostics of COVID-19 is concerned, diagnostics has typically been done by RT-PCRs, and one of the PCR devices that has been developed by CSIR's very famed Nimitli program. It's called Macro PCR, and it's made by the company called Big Tech in Goa. These machines are now deployed in more than 500 districts across India, and thousands of these devices have now been deployed in the field. And we are very proud of this particular achievement. The second wave of COVID-19, the less we talk, the better. I don't know a single family in my sphere of knowledge that has not been affected by the second wave of COVID. And many of the problems that came up in the second wave of COVID, including the shortage of oxygen, hospitals, and other aspects, CSIR was able to actually come up with solutions of those. 3 of our labs, CIMERI Durgapur, NCL Pune, and IIP Dehradun came up with some very innovative solutions in mitigating the shortage of oxygen. And I'm very proud to say that in more than 100 locations across India, these plants have now been installed. They have been installed through the PM CARES fund and have been installed in collaboration with DRDO. We are very proud of the 3 labs for having come up with these solutions. Similarly, during the second wave, when there was a shortage of ventilators, the non-invasive ventilators, NIL developed a ventilator which have now been deployed in more than 1,000 different locations. CBRI Roorkee, AMPRI Bhopal, and ACRC Chennai have made makeshift hospitals in many different locations, including Delhi. When it became apparent that the virus spreads through the air, one of the solutions for the probability of transmission from person to person was to kill the virus in the air, in this virus containing aerosols or the droplets. 3 of our institutes, IMTech Chandigarh, CBRI Roorkee, and CSIO Chandigarh together came up with a solution. They can use ultraviolet light to kill the virus particle in these aerosols. And I'm very proud to say that these solutions have now been implemented in none other place than the Lok Sabha chamber and in the Central Hall of Parliament. So to work towards reducing the risk of our honorable parliamentarians in contacting COVID, CSIR has played a very important role in that particular aspect. These systems are also now currently being installed in many of the air-conditioned buses and railway coaches. When it comes to drugs, CSIR partnered with many different companies and agencies to come up with novel drugs. And I'm very proud to say that Ministry of Ayush and CSIR worked together in trying to validate some of the formulations of Ayush, and one such drug has now received approval of Ministry of Ayush for implementation in the field. Let me move away from COVID. Despite COVID, our labs have been able to achieve a large number of things during the last 1 year. I would like to make a special mention of CSIR NIL's Hansa aircraft. It's a 2-seater aircraft which is actually in shortage, going to feel shortage in the country in the coming time. And till now, we have been only importing these aircraft from abroad, Cessna and others. But CSIR NIL has now made Hansa NG, which carried out his maiden flight on the 3rd September. And I would especially like to compliment Captain Amit Dahiya, the test pilot of Hansa NG, who has shown great courage to fly the maiden flight with Rotax engine 912 integrated and has flown for the first time in India. As far as other issues involved with science and technology, water shortage is a perpetual problem. Especially in the deserts of Rajasthan, Gujarat and Haryana, water is in perpetual shortage. It is important therefore to map the groundwater survey,
and try to see where are the water resources. I am very proud to say that to map underground water in Rajasthan, Gujarat and Haryana, NGRI Hyderabad has received a major contract from Ministry of Jal Shakti so that we can map water and mitigate acute shortage of water in those areas. In terms of Atmanirbhar Bharat, the shoe sizes that we actually look for, the size of a shoe that we go and buy our shoes or chappals is 7, 8 or 9 is an imported concept. It's a concept that is prevalent in the West. Indian foot is slightly different than the foot of the other countries. And CLRI has undertaken a task of finding or revising the Indian standard on the foot sizes and the fitting footwear. This will be different than the European and the French standards. Another proud development that I would like to share with you, and that has happened in the last 1 week, is that all of you are aware that most government offices in Delhi are going to be shifted to the Central Vista. That goes all the way from Rashtrapati Bhavan all the way up to Yamuna. And at the end where it meets Yamuna River, there's a big biodiversity park that is being developed. It is being called as Amrut Biodiversity Park. And the mantle of developing this biodiversity park has fallen upon NBRI Lucknow. Now, those of you who have been to Lucknow would recall the splendid botanical garden of Lucknow. And this botanical garden is maintained by NBRI Lucknow. And it is therefore no surprise that government felt that if one showcase botanical garden has to be developed in the country, it's CSIR which can do that and NBRI Lucknow which can do that. This botanical garden will also have two other components, a tech dome that will be developed by CBRI Roorkee and a Nalla that flows to the garden and eventually meets Yamuna. Restoration of that particular Nalla would be done by Niri Nagpur. So the three labs together are going to develop this biodiversity park in Delhi. Many of you have heard the revolution that we are going to talk about is the purple revolution. International media caught fascination with this particular concept of purple revolution. And indeed, it's a very proud moment for us that CSIR promoted cultivation of lavender in Jammu and Kashmir. The areas of Jammu and Kashmir where farmers' income was not very high, our people were able to go there, especially people from IIIM Jammu, and teach the farmers to cultivate lavenders. We installed distillation units there, and I had the chance to go myself and look at I had a privilege of going and seeing it myself in remote areas of Jammu and Kashmir, how the farmers have improved their income by about 5 to 10 folds by cultivation of lavender. So our aroma mission has been extraordinarily successful, and I would like to compliment all the 5 labs which are involved in the aroma mission: IIIM Jammu, IHBT Palampur, CMAP Lucknow, NBRI Lucknow, and NIST Jorhat. Similarly, the aspirational districts of India have also benefited by CSIR science and technology. I would like to make special mention of Odisha's Nabarpur district. It's one of the aspirational districts in Odisha. And 5 of our labs, CMAP Lucknow, CFTRI Mysore, NBRI Lucknow, IIP Dehradun, and IIMT Bhubaneswar joined hands with ICR and DBT and have literally transformed the livelihoods of people in the Odisha's Nabarpur district. That's a great thing that our labs have done. They have trained local resources, they have trained women, they have trained self-help groups in producing food and other products, and made sure that people now have better livelihoods in these districts. Riding on the success of our Purple Revolution and the Nabarpur implementation, CSIR has now initiated the floriculture mission in collaboration with agencies such as ICAR, KVIC, APIDA, Ministry of Commerce, TriFed, FFDC, MSME, and universities. Honey derived from specific kinds of flowers is also one of the targets of this particular mission. And we expect that large number of farmers would benefit by switching over to floriculture and honey. One of the proudest moments of CSIR in the last 1 year came through the cultivation of hing, Asafoetida. As all of us know, Asafoetida is an important ingredient in our cooking, Indian cooking. But till now,
The entire asafoetida has been imported in the country. IHBT Palampur for the first time showed that can also be cultivated in India. And hopefully in future, we can make our country completely self-reliant on this important ingredient of our food, linked or asafoetida. The traditional knowledge digital library also has recently completed 20 glorious years. As we know, TKDL began its journey by fighting the Haldi patent in the US, and on today's date, TKDL has more than 4 lakh entries of traditional knowledge. It's amazing. These entries would ensure that India's traditional knowledge would benefit Indian people, would benefit the overall mankind, and nobody can stake claim on our traditional knowledge as their own. You would agree with me that industrial collaborations is an important part of CSIR's research. In the last year, many industries have worked closely with CSIR, and I make special mention of the two of them. We have an MOU with Bill and Melinda Gates Foundation, and AMD, a very showcase company, has installed high performance computing in 4PI worth roughly about 12 crores. Another important component for scientific fraternity is our ability to network with those Indians who are settled abroad. And the Prabhas portal that has been made by our ISTADs has now connected a database of over 6,000 diaspora experts and over 6,600 both within India and abroad. And they have been conducting popular lectures and talks very routinely. Similarly, another portal that has been generated is the societal portal. Any common citizen of India can go and state a problem on the societal portal, and that problem then would be bounced off to the scientists of the country. And the scientists can actually propose solution for that particular problem and tell the common person that can solve the problem. Similarly, our reach with the students has been amazing. We started this Jigyasa program a few years ago, and till now, more than 1 lakh students and more than 5,000 teachers have benefited in the last 1 year through virtual tour of CSI laboratories and engaging with them with their discussions. Our future indeed lies in these young minds whom we need to excite for the science and technology for future. And Jigyasa has done some amazing work with these kids. Similarly, we have also tied up with Atal Innovation Mission, and we have tied up with about 295 Atal Tinkering Labs across the country. Many of you would have come to know that CSIR last year merged two of its important laboratories, NISCARE and NISTADS, into one single laboratory called NISPER, National Institute of Science, Communication and Policy Research. The merger will combine strengths of both the institutes in a synergistic way to promote science, technology and innovation so that a robust S&T system in the country can evolve. One of the showcase events that happened last year was CSIR Society meeting. Many of you are aware that the society was constituted, meeting was held under the chairmanship of the Honorable Prime Minister on 4th of June. And those of you who have not heard the speech of the Prime Minister in our society, I would like to strongly urge that 4th of June speech was a watershed speech by the Prime Minister, where he praised efforts of the scientists, particularly CSI scientists, in the mitigation of many common problems of the common citizens. As we cherish our scientific achievements, it's also important to take note of assessments, promotions, new policies, and administrative achievements as well. CSI is very sensitive to achieving gender balance. And I'm proud to say that even in Kaun Banega Crorepati, Mr. Amitabh Bachchan asked a question that who was the first female mining engineer in India? And proudly I can state the answer was Ms. Chandrayani Prasad Verma, who is a scientist in SIMFER, is the first lady mining engineer of the country, and we congratulate her for all her struggle and look forward to her useful contribution to SIMFER and CSIR in future. As far as assessment and promotions, there is currently no backlog for the process of assessment and promotion, which is actually taking place even as we speak today. A quick important announcement for all the technical staff. You may please pay attention. I am very happy to announce
that I have just received the report of restructuring and review of technical cadre, the committee which was constituted by me under the chairmanship of Dr. Alok Dhawan. This committee has recommended that there will be single technical cadre, there will be recruitment at 3 different levels, there will be uniform residency of 5 periods, there will be a scope for career progression, there will be scope for limited flexible complementing scheme as is in DRDO, but there will also be compulsory training to enhance skilling of the technical cadre. We hope that this will be implemented in the coming few months, and this will bring a lot of positivity in the technical cadre of CSIR. On the administrative side, I would like to compliment all our friends in CSIR's administration. They have completed a massive exercise of promotion and transfer postings of common cadre officers. 252 common cadre officers, they benefited by the cadre review and have been promoted in the common cadre posts. This process has been waiting for last 25 years, and I'm so pleased that it has happened now. Many of the people have also been transferred to different institutes and have assumed their new positions. On the finance and account side, we have now implemented Treasury Single Account or TSA in a very short span of time. And this particular aspect was appreciated by none other than Secretary Expenditure in Ministry of Finance. And I would like to congratulate our finance and account staff for having implemented TSA in a very short time. Further, in the last 1 year, the complete grant that was given to CSIR was spent. And it is a good fiscal practice. I would like to urge all the laboratories and others that observing good fiscal practices is a very important aspect, and we must try to expand every pay that is given to us by the government. The annual report and the annual accounts have been submitted in front of the society and were submitted before the parliament in the last 1 year. On the funds and pension side, CSIR has entered into an MOU with the State Bank of India to bring uniformity across all the labs and institutes, and they have also resulted in saving substantial financial resources. CSIR has also received a certification of commendation from the Pension Fund Regulatory Development Authority in recognition of efforts and contribution for adoption of IT initiatives for online PRA and generation module under the National Pension Scheme in February 2021, and compliments to the Finance and Account Division of CSIR. An important aspect of our day-to-day functioning is that related to vigilance complaints. There are a large number of complaints against the employees, mostly made by other CSIR employees or pensioners. On an average, we receive about 150 complaints every year. It's very important that we pay close attention to vigilance matters. Being employees of CSIR, we must, and I emphasize, we must follow the highest ethics in vigilance. And if we find that anybody is not following those ethics, we must come down very hard on those people. Having said this, some of the shortcomings can be removed by not only following good integrity and good probity, but also resolving the cases locally in the labs. And I would like to urge the labs also to promote this particular concept and sensitize people about vigilance matters from time to time. When we come to legal division, CSIR has successfully protected the interests of CSIR with more than 80% favorable judgment in favor of CSIR in the last 1 year. While we cherish our achievements, we should also be ready to shape our future. CSIR has identified some of the futuristic challenges, and we have come out with some very ambitious programs. I'm just going to mention a few of them to you. One of them is the high altitude platform undertaken by CSIR NAL, the National Hydrogen Mission that will be led by CSIR NCL Pune, the carbon capture, utilization and storage that will be led by NIRI Nagpur, the iRaste program which CRRI has undertaken recently, and I would like to compliment CRRI on this particular aspect. They are trying to combine artificial intelligence with road traffic management in collaboration with Intel India and in collaboration with IIIT Hyderabad
It's a very, very innovative program where artificial intelligence will be used for reducing the total number of road accidents on the roads. This is being launched in Nagpur recently, and we have to compliment CRRI for this. Another very futuristic program is coal to syngas to methanol, and a pilot plant at Sinpur Dhanbad is already working toward this particular one. The fellowship issue has constantly bothered us, and my sympathies are with all the students in the country that some issues are propping up from time to time in which we are not able to keep up our commitments towards students. But I would like to assure all the students that we are doing our very best to try to see that in future we will not have to face these kind of problems. Our students are very close to our hearts. Our students are future of our country. The future of science and technology of India belongs to the students, and therefore we would like to make lives of our students as easy as possible, and we are working towards a solution in which all the fellowship disbursements would be timely in the coming year. There have been many notable achievements of CSIR in last 1 year. The 80th Foundation Day of CSIR is very special, is extra special. The year 2021 marks our entering the 80th year and coincides with entering of the 75th year of India's independence. As all of you are aware, India is celebrating Swatantrata Ka Amrit Mahotsav all over the country. And it is an excellent opportunity for CSIR to showcase and promote our products, our technologies, and our achievements. And to do that, we must engage and enlighten the public about our achievements. I would like to request all the labs to connect with masses on a very large scale and involve the public in the spirit of Jan Bhagidari. We must take our achievements to the public in a very big way. CSIR has embarked in a webinar series that showcases success stories from different labs. And the CSIR at 80 banner showcases about 3 to 5 webinars every month. I urge all of you to participate enthusiastically in this particular initiative. I would also like to see our scientists, technicians, students, and others to write popular articles in media to communicate our achievements to the general public. I encourage you to actively contribute to popular write-ups through either tweets, blogs, newspaper articles, including say, short articles for our magazines such as Science Reporter and so on and so forth. Recently, the Honorable Prime Minister in a meeting with the secretaries has emphasized on the plan of Digital India. And CSIR as a frontline organization of the country must make sure that we implement all our processes in digital manner as much as possible. As an organization which continuously strives to achieve greater and greater heights, all of us need to work together all over again. I appeal to all the scientists, all the technical staff, all the students, all the administrative, finance, accounts, and stores and purchase staff to come together and recreate the magic that we recreated during the COVID-19 time, so that CSIR becomes a showcase organization not only for the country but for the world. And I'm pretty sure with the enthusiasm of our younger generation scientists, this goal is not beyond our achieving targets. I am 100% sure that CSIR will achieve this target in the coming years. There are several national missions that are being launched, and therefore CSIR must participate in all the national missions. Similarly, the Honorable Prime Minister has given a clarion call for Atmanirbhar Bharat. We must take up the challenges of Atmanirbhar Bharat and continue to work for future using this. And therefore, I urge all of you to work as a team and to collaborate with as many people as possible to synergize our efforts, which are a key to success to any of the organizations. With these words, I once again extend my hearty wishes to all of you on the 80th Foundation Day of CSIR. Thank you all very much. Jai Hind, Jai Bharat.